फॉकलैंड युद्ध अर्जेंटीना और यूके के बीच 1982 में 10 हफ्तों तक चला, जिसमें यह संघर्ष फॉकलैंड द्वीप और साउथ जॉर्जिया के क्षेत्रों की संप्रभुता पर एक बड़े विवाद का हिस्सा था। इस कठिन युद्ध में ब्रिटिश पक्ष को कुल 1137 हताहतों का सामना करना पड़ा, जिसमें 107 कैदी शामिल थे, जबकि अर्जेंटीना पक्ष को 13,619 हताहतों का सामना करना पड़ा, जिसमें 11,000 से अधिक कैदी शामिल थे। फॉकलैंड युद्ध को लेकर कई किताबें, फिल्में और गाने बनाए जा चुके हैं। यह संघर्ष आज भी विवादास्पद बना हुआ है। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। 1980 के युद्ध के समय तक अर्जेंटीना और यूके के बीच फॉकलैंड्स की संप्रभुता को लेकर विवाद दशकों से चल रहा था। 1965 में संयुक्त राष्ट्र ने यूके और अर्जेंटीना से एक समझौते पर पहुंचने का आह्वान किया था, जिसमें यूके अर्जेंटीना को द्वीपों पर नियंत्रण सौंपने के लिए तैयार था, क्योंकि उनके विवाद दक्षिण अमेरिका में ब्रिटिश व्यापार को प्रभावित कर रहा था। एक समझौता कभी नहीं हो सका, मुख्यतः इसलिए क्योंकि ब्रिटिश वंश के कई द्वीपवासी अर्जेंटीना के शासन को स्वीकार नहीं करते थे। अर्जेंटीना के लिए 1980 का आक्रमण उनके क्षेत्र की पुनः प्राप्ति था, एक आक्रमण नहीं। 1764 में फ्रांस ने सबसे पहले ईस्ट फॉकलैंड पर उपनिवेश बनाया, जबकि वेस्ट फॉकलैंड पर ब्रिटिशों ने तुरंत बाद दावा किया। 5 साल बाद स्पेनिश ने वेस्ट फॉकलैंड में ब्रिटिश बस्ती पोर्ट एगमोंट के किले पर नियंत्रण कर लिया। 5 दशक बाद एक अर्जेंटीना के लिए काम करने वाले व्यक्ति ने, जिसे तब यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ द रिवर प्लेट कहा जाता था, द्वीपों पर कब्जे का दावा किया। 1833 में ब्रिटिश ने अर्जेंटीना के लोगों को वहां से जाने को कहा और भूमि पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित किया। फॉकलैंड्स आगामी दशकों तक ब्रिटेन के नियंत्रण में रहे, यद्यपि द्वीपों पर उनका दावा अत्यंत विवादास्पद था। 1977 में ब्रिटिश और अर्जेंटीना ने संचार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अर्जेंटीना ने फॉकलैंड्स और ब्यूनस आयर्स के बीच हवाई संपर्क शुरू किया ताकि द्वीपों पर उपस्थिति स्थापित की जा सके। सन 1977 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स कैलाघन के आग्रह पर आगे की बातचीत हुई, किंतु अंततः बहुत कम प्रगति हुई। 1979 के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को यूके में सत्ता हासिल हुई। अगले वर्ष यूके के नए विदेश राज्य मंत्री निकोलस रिडली फॉकलैंड्स गए और द्वीपवासियों को एक लीजबैक योजना बेचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। लंदन लौटने पर उन्हें समझौता करने वाले के रूप में देखा गया, लेकिन उसी शाम उन्होंने भविष्यवाणी की कि अर्जेंटीना जल्द ही आक्रमण करेगा। कहा, अगर हम कुछ नहीं करते तो वे हमला करेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उद्धरण समाप्त। 1970 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में अर्जेंटीना आर्थिक ठहराव और राजनीतिक अशांति से जूझ रहा था। मार्च 1976 और 1981 के बीच जॉर्ज राफेल विडेला देश के 42वें राष्ट्रपति और तानाशाह थे। उन्होंने इसाबेल पेरोन सरकार के तख्तापलट के बाद सत्ता संभाली थी और उनका शासन मानवाधिकार उल्लंघनों और खराब आर्थिक प्रबंधन के लिए बदनाम है। दिसंबर 1981 में जनरल लियोपोल्डो गाल्टिएरी के नेतृत्व में एक नई दमनकारी सैन्य तानाशाही स्थापित हुई, जिसने फॉकलैंड्स पर आक्रमण का विचार रखा। उन्हें उम्मीद थी कि यह अर्जेंटीना के लोगों को आकर्षित करेगा, देशभक्ति जगाएगा, उन्हें सरकार के तहत एकजुट करेगा और देश की आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाकर असंतोष को खत्म करेगा। 19 मार्च 1982 को अर्जेंटीनी मरीन ने अर्जेंटीनी स्क्रैप मेटल व्यापारियों के एक समूह में घुसपैठ की और साउथ जॉर्जिया द्वीप पर अर्जेंटीना का झंडा फहराया, जिसे बाद में युद्ध में पहला आक्रामक कदम माना गया। इसके बाद ब्रिटिश ने HMS एंड्योरेंस को द्वीप पर भेजा और आने वाले दिनों में अर्जेंटीनी झुंटा ने आक्रमण को 2 अप्रैल तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।
1 अप्रैल 1982 को अर्जेंटीनी हंटर ने ऑपरेशन रोसारियो शुरू किया, जिसमें उन्होंने फॉकलैंड द्वीपों के तटों पर उपकरण, हथियार और वाहन ले जाने वाले अपनी नौसेना के जहाजों को तैनात किया। उस रात अर्जेंटीनी रियर एडमिरल जॉर्ज अलारा ने द्वीपों के गवर्नर रेक्स हंट को रेडियो संदेश से शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण का अनुरोध किया। हंट ने इसे ठुकराया, इसलिए फर्स्ट मरीन इन्फेंट्री बटालियन सहित कई समूह लेफ्टिनेंट कमांडर पेड्रो जियाचिनो के नेतृत्व में फॉकलैंड द्वीपों की राजधानी स्टेनली के पास मूडी ब्रुक बैरक की ओर बढ़े। अर्जेंटीनी मानते थे कि बैरक में सोने वाले ब्रिटिश रॉयल मरीन हैं, भले ही कोई पहरेदार न दिखे, और क्षेत्र शांत था। लेफ्टिनेंट कमांडर गुइलेर्मो सांचेज सबारोट, जो फर्स्ट एम्फीबियस कमांडोज ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे, ने बाद में याद किया, यह अभी भी पूरी तरह से अंधेरा था। हम ब्रिटिश को इमारतों से बाहर निकालने और उन्हें पकड़ने के लिए आंसू गैस का उपयोग करने वाले थे। हमारे आदेश थे कि यथासंभव हताहतों से बचें। यह मेरे करियर का सबसे कठिन मिशन था। हमारे कमांडो का सभी प्रशिक्षण आक्रामक युद्ध और शत्रु पर अधिकतम नुकसान पहुंचाने पर केंद्रित था। हमने मशीन गन टीमों के साथ बैरकों को घेर लिया। केवल स्टेनली हार्बर के उत्तर में प्रायद्वीप के साथ एक ही बचने का रास्ता छोड़ा। जो भाग नहीं पाए वे शहर नहीं पहुंच पाएंगे और वहां ब्रिटिश सेना को मजबूत नहीं कर पाएंगे। फिर हमने हर इमारत में गैस ग्रेनेड फेंके। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बैरक खाली थे। हालांकि ग्रेनेड की आवाज ने ब्रिटिशों को द्वीप पर अर्जेंटीनियों की उपस्थिति के प्रति सचेत कर दिया। ब्रिटिश मरीन के समग्र कमांडर मेजर माइक नॉर्मन ने सभी 68 सैनिकों को सरकारी भवन में जाकर रक्षात्मक स्थिति लेने का आदेश दिया। फॉकलैंड द्वीप रक्षा बल, जो लगभग 23 लोगों से बना था और जिनकी मुख्य जिम्मेदारी निगरानी रखने की थी, को भी ऐसे आदेश मिले कि दुश्मन से मुठभेड़ न करें। बाद में रिपोर्ट हुआ कि बैरक पर अर्जेंटीनी हमले का कोई प्रत्यक्षदर्शी सबूत नहीं था, लेकिन इमारत की स्थिति अर्जेंटीनी कथा से भिन्न घटनाओं का एक अलग संस्करण बताती थी। ब्रिटिश सैनिकों ने बताया कि इमारत की दीवारें गोलियों और सफेद फास्फोरस ग्रेनेड के निशानों से भरी हुई थीं, जो एक विशिष्ट घर साफ करने के अभियान का संकेत देता है। लेफ्टिनेंट कमांडर पेड्रो जियाचिनो के पास केवल 16 लोगों का समूह था, पर वह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सरकारी भवन को कब्जाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने आदमियों को छोटे दलों में बांटकर इमारत के चारों ओर तैनात कर दिया, यह मानते हुए कि वहां अंग्रेज सैनिक नहीं थे और यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सरकारी भवन पर पहला हमला सुबह 6:30 बजे हुआ, ठीक उससे पहले जब अधिक अर्जेंटीनी सैनिक यॉर्क बे पर उतरे। लेफ्टिनेंट गुस्तावो लुगो ने एक इकाई का नेतृत्व किया और निवास में घुसकर ब्रिटिश मरीन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान जियाचिनो एक छोटी टुकड़ी के साथ सेवकों के परिशिष्ट में आ गया, इसे गलती से इमारत का पिछला प्रवेश द्वार समझकर। हालांकि 4 ब्रिटिश मरीन ने इस हमले को विफल कर दिया, जिसमें जियाचिनो को गोली लगी और एक अन्य अर्जेंटीनी लेफ्टिनेंट के हाथ में गोली लगी। जियाचिनो जीवित लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अर्जेंटीनी सैनिक उनके पास पहुंचने की कोशिश में था, लेकिन ग्रेनेड हमले में रोका गया और घायल हो गया। नाराज जियाचिनो ने अपने ग्रेनेड का पिन खींच लिया और उसे इस्तेमाल करने की धमकी दी। ब्रिटिशों ने ग्रेनेड फेंकने के लिए जियाचिनो को मनाया ताकि वे उसका इलाज कर सके, पर उसने मना कर दिया। ब्रिटिश उसके पास नहीं जा सके क्योंकि उन्हें डर था कि वह हथियार का इस्तेमाल करेगा। उसे बाद में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वह रक्तस्राव से मर गया। इस बीच स्टेनली शहर के पूर्वी किनारे पर 20 एवी असॉल्ट एम्फीबियस व्हीकल्स प्यूर्टो बेलग्रानो से भेजे गए। साथ ही दूसरे मरीन इन्फेंट्री बटालियन की 2 कंपनियां यॉर्क बे के रास्ते पहुंची। 2 अप्रैल को ब्रिटिश मरीन के एंटी टैंक रॉकेट्स और मशीन गनों से लैस दल ने उन्हें एयरपोर्ट रोड पर स्टेनली की ओर बढ़ते हुए घेर लिया। गवर्नर रेक्स हंट ने अपनी स्मृतियों में याद किया कि एक सीधा प्रहार अग्रणी अर्जेंटीनी एमट्रैक को रोकने में सफल रहा, लिखते हुए, उद्धरण, इसी समय हमें यह उत्साहजनक खबर मिली
कि माइक के दूसरे इन कमांड बिल ट्रोलोप के नेतृत्व वाले दल ने पहले एपीसी को नष्ट कर दिया। उन्होंने 84 मिलीमीटर रॉकेट को ट्रैक्स में और 66 मिलीमीटर रॉकेट को यात्री डिब्बे में दागा। वे बाहर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मारने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। इसके बाद ब्रिटिश डेविस स्ट्रीट के साथ पीछे हट गए, जबकि अर्जेंटीनी मरीन ने उनका पीछा आवासीय क्षेत्र के माध्यम से किया। ब्रिटिश सरकार भवन तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने में संघर्ष कर रहे थे। संडे टाइम्स इनसाइड टीम की पुस्तक द फॉकलैंड्स वॉर द फुल स्टोरी के अनुसार मरीन, जिनकी संख्या अब 16 हो गई थी, ने यह तय किया कि वे उस रिज के पीछे से जाने की कोशिश करेंगे जहां अर्जेंटीनी तैनात थे, और फिर सरकार भवन की ओर दौड़ लगाएंगे, उम्मीद करते हुए कि वे दुश्मन को चौंका देंगे। शहर के बाहर निकलते ही उन्हें हर मोड़ पर गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जिससे वे अपनी योजना छोड़ने पर मजबूर हो गए। कॉर्पोरल लुआर्मर हार नहीं माने और सरकारी भवन तक पहुंचने का पुनः प्रयास करने का निर्णय लिया। वे अपने सैनिकों को फुटबॉल मैदान पार कराते हुए भवन के आसपास के बगीचों में झाड़ियों में रेंग कर ले गए। बाद में उन्होंने कहा, उद्धरण, मेरा अर्जेंटीना के बख्तरबंद वाहनों के एक समूह के साथ संघर्ष हुआ, जो मुझे और मेरी टुकड़ी को स्टैनली की ओर वापस खदेड़ रहे थे। हम आखिरकार सरकार भवन पहुंचे और 3 दिशाओं से गोलीबारी का सामना कर रहे थे। अर्जेंटीना के लोग आगे पीछे से घर पर हमला कर रहे थे और हमारे लोग जो अंदर थे सोच रहे थे कि हम एक और अर्जेंटीना की टीम है जो घुसने की कोशिश कर रही है। तो वह थोड़ा खतरनाक था और उस दिन एक अर्जेंटीनी मारा गया और कुछ और घायल हुए। ब्रिटिश सैनिक अंततः गवर्नमेंट हाउस में प्रवेश कर गए। स्टैनली हार्बर के पास अधिक अर्जेंटीनी सैनिक और वाहन आ रहे थे। ब्रिटिश मरीन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें एक ने एक एंटी टैंक राउंड को पर्सनल लैंडिंग क्राफ्ट पर दागा, जिससे ब्रिटिश के अनुसार सभी सवार मारे गए। गवर्नमेंट हाउस में ब्रिटिश स्थिति को गंभीर मानते थे, क्योंकि उन्होंने गलती से अर्जेंटीनी सैनिकों की संख्या को वास्तविक से अधिक आंका था। अर्जेंटीनी स्टन ग्रेनेड्स को उच्च विस्फोटक राइफल ग्रेनेड्स माना गया था और उनकी निरंतर चाल की रणनीति ने भी इस गलत धारणा को बढ़ावा दिया। वास्तव में मात्र लगभग 12 व्यक्ति घर को घेरे हुए थे। गवर्नर रेक्स हंट ने एक फोन कॉल में कहा, हम यहीं रह रहे हैं लेकिन फंसे हुए हैं, हम हिल नहीं सकते। उनके पास अब हमारे चारों ओर 200 लोग होने चाहिए। वे हम पर राइफल ग्रेनेड फेंक रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां मोर्टार भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। वे तेजी से करीब आए और फिर पीछे हट गए। वे शायद एपीसी के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें कम हताहत हो। बाहर 2 स्नाइपर्स ने पहाड़ी पर फैल रहे अर्जेंटीनी सैनिकों को निशाना बनाया, जो इमारत की ओर देख रही थी। स्थानीय पुलिस 7:30 बजे तब शामिल हुई जब पता चला कि एक नागरिक बिना हिंसा की जानकारी के सरकारी भवन में काम करने गया था। लगभग 1 घंटे बाद हंट ने अर्जेंटीनी कमांडरों से समाधान की तलाश में संपर्क करने का फैसला किया, क्योंकि मेजर नॉर्मन ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उद्धरण, हमारी रक्षा दृढ़ अडिग होगी, लेकिन अपेक्षाकृत अल्पकालिक होगी। उद्धरण समाप्त। अर्जेंटीनी संपर्क अधिकारी हेक्टर गिलबर्ट अर्जेंटीनी सरकारी एयरलाइन LADE के प्रमुख थे। हेक्टर गिलबर्ट ने एक गवर्नर के डिप्टी के साथ अर्जेंटीनी मुख्यालय की ओर जाने के बाद सफेद झंडा दिखाकर अस्थायी युद्ध विराम लागू किया। इसके बाद अर्जेंटीनी कमांडर ने हंट से कार्यालय में आमने सामने बैठक के लिए सहमति दी। हालांकि उन्हें सलाह दी गई कि वे ग्रामीण इलाकों में निकलकर कहीं और सरकार स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हंट ने आत्मसमर्पण पर सहमति दी। उन्होंने लगभग 9:30 बजे वाइस एडमिरल कार्लोस पूसा और अर्जेंटीनी बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। हंट ने अपनी आत्मकथा में लिखा, भारी मन से मैंने माइक से कहा कि वह हथियार डाल दे। मुझे आत्मसमर्पण शब्द का प्रयोग करने में हिचक महसूस हुई। माइक का चेहरा राहत और पीड़ा का मिश्रण था। आत्मसमर्पण उसके प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं था, पर उसकी समझदारी ने उसे बताया कि दूसरा कोई विकल्प नहीं था।
उसे लगा कि ब्रिटिश रणनीतिक रूप से कमजोर थे और संख्या में कम थे। वह अर्जेंटीनी कमांडरों के मुख्यालय स्टैनली हॉल अपनी पूरी वर्दी में गया। रिपोर्ट बताती है कि अंतिम विरोध में उसने बुस्सर को कहा, आपने ब्रिटिश क्षेत्र पर अवैध रूप से उतराई की है। मैं आपको और आपकी सेना को तुरंत हटने का आदेश देता हूं। बुस्सर ने हंसकर जवाब दिया। हंट के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसका पदक चुराकर उसे कैद कर लिया गया। कुछ घंटों बाद उसे मोंटेविडियो, उरुग्वे ले जाया गया। बाद में उसे इंग्लैंड वापस भेज दिया गया, जहां उसने युद्ध के दौरान लंदन में रहा। तीन अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम और अर्जेंटीना सैनिकों की वापसी का आह्वान किया, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया और 6 अप्रैल को ब्रिटिश सरकार ने युद्ध कैबिनेट गठित की, जो अभियान के दैनिक संचालन पर नजर रखेगी। आगामी दिनों में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री अलेक्जेंडर हेग को दोनों देशों के बीच समझौता करने के प्रयास हेतु भेजा जाएगा। ब्रिटिश पीएम मार्गरेट थैचर ने हेग को स्पष्ट किया कि उनका टास्क फोर्स केवल तभी वापस लिया जाएगा जब अर्जेंटीना सरकार अपनी सेना पहले वापस लेगी। अर्जेंटीना के कमांडर भी उतने ही अडिग थे। उन्होंने कहा कि बिना संप्रभुता के कोई वार्ता नहीं होगी, क्योंकि यह एक गैर परक्राम्य घटक है। हेग 11 अप्रैल को लंदन लौटे और पाया कि ब्रिटिश सरकार किसी समझौते में रुचि नहीं रखती थी। इसके बाद वह अमेरिका लौटे, फिर दक्षिण अमेरिका की ओर रवाना हुए, लेकिन कम प्रगति हुई और 30 अप्रैल को अमेरिका ने घोषणा की कि वह खुलकर यूके का समर्थन कर रहा है। फॉकलैंड द्वीपों के लिए भेजे गए ब्रिटिश टास्क फोर्स में 127 जहाज शामिल थे, साथ ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बी HMS कॉन्करर और 2 महासागर लाइनर, जो 3री कमांडो और 5वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड को ले जा रहे थे। इसके अलावा रॉयल एयर फोर्स ने ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र असेंशन द्वीप पर ईंधन भरने वाले विमानों, बम वर्षकों और लड़ाकू विमानों सहित एक एयरबेस स्थापित किया। अप्रैल के मध्य में एक ब्रिटिश नौसैनिक टास्क फोर्स को द्वीप पर तैयारी के लिए और एक अन्य को साउथ जॉर्जिया भेजा गया, ताकि उस क्षेत्र को फिर से हासिल किया जा सके। आकियो ऑपरेशन पैरोक्वेट साउथ जॉर्जिया को पुनः हासिल करने के लिए चलाया गया अभियान था, जिसमें 42 कमांडो के मरीन, स्पेशल एयर सर्विस और स्पेशल बोट सर्विस की एक टोही टीम शामिल थी। इस अभियान में कुल 240 सैनिक शामिल थे, जिनका नेतृत्व मेजर गाय शेरिडन ने किया। HMS कॉन्करर 19 अप्रैल को फॉकलैंड्स पहुंचा। 2 दिन बाद SS और SBS के सैनिक साउथ जॉर्जिया के बाहर उतरने लगे, लेकिन खराब मौसम के कारण 2 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से उनका अवलोकन पोस्ट स्थापित करने का मिशन रुक गया। 24 अप्रैल को ब्रिटिश सैनिकों ने मिशन को फिर से शुरू करने के लिए पुनर्गठन किया, लेकिन अगले दिन एक ब्रिटिश हेलीकॉप्टर ने अर्जेंटीनी पनडुब्बी एआरए सांता फे को सतह पर देखा, जिससे कई ब्रिटिश जहाजों ने उस पर हमला करने के लिए विमान भेजे। सांता फे को इतनी गंभीर क्षति हुई कि वह गोता लगाने में असमर्थ हो गई, इसलिए चालक दल ने उसे छोड़ दिया। मेजर शेरिडन ने उपलब्ध 76 लोगों के साथ द्वीप पर अर्जेंटीनी सेना का सामना किया। रॉयल नेवी जहाजों की सहायता से ब्रिटिशों ने देखा कि 190 अर्जेंटीनी सैनिक बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर गए। साउथ जॉर्जिया फिर से ब्रिटिशों के हाथ में आ गया। अप्रैल में ब्रिटिश सरकार ने फॉकलैंड द्वीपों के चारों ओर 200 मील का पूर्ण निषेध क्षेत्र लागू किया, जिससे सभी वायु और जलयानों का प्रवेश वर्जित हो गया, चाहे वे किसी भी देश के हों। ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस, रॉयल एयरफोर्स और फ्लीट एयर आर्म ने क्षेत्र में अर्जेंटीनी जहाजों और रक्षा तंत्रों पर हमला किया। 1 मई को ब्रिटिश एडमिरल सैंडी वुडवर्ड के 12 युद्धपोतों और 3 आपूर्ति जहाजों के बेड़े ने अर्जेंटीनी वायु और समुद्री बलों को नष्ट करने के उद्देश्य से लंबी दूरी के बमबारी मिशन शुरू करने से पहले क्षेत्र में प्रवेश किया।
यह ऑपरेशन ब्लैक बुक के नाम से जाना गया। यह मानते हुए कि ब्रिटिश संभवतः इस कार्रवाई का रास्ता अपनाएंगे, एडमिरल जॉर्ज अनाया ने अपने उपलब्ध युद्धपोतों को तैनात किया, जिसमें एआरए जनरल बेलाग्रानो शामिल था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के युग का एक पुराना हल्का क्रूजर था और जिसके साथ 2 आधुनिक विध्वंसक जहाज थे। उसी दिन एचएमएस कॉन्करर ने बेलाग्रानो समूह का पीछा किया और अगले दिन यह पूर्ण बहिष्करण क्षेत्र के ठीक बाहर पहुंच गया। वुडवर्ड को पिंसर मूवमेंट में फंसने का डर था, इसलिए उसने जनरल बेलग्रानो पर हमले का आदेश दिया। उसे नहीं पता था कि दूसरा जहाज अपने विमान लॉन्च करने में असक्षम था। लंदन के युद्ध कैबिनेट ने वुडवर्ड के हमले को मंजूरी दी, जिसमें जनरल बेलग्रानो को 2 टोरपीडो से मारा गया और 321 चालक दल के सदस्य और 2 नागरिक मारे गए। जहाज 1 घंटे बाद डूब गया और अगले दिन 700 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, जो करीब 30 घंटे तक कठिन समुद्री हालात में तैर रहे थे। जनरल बेलग्रानो का डूबना अभी भी फॉकलैंड युद्ध की सबसे विवादित घटनाओं में से एक है, जिसके बाद कुछ यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन का समर्थन करने में संकोच किया। इससे लैटिन अमेरिका के लोग, खासकर अर्जेंटीना, नाराज हुए। आलोचकों ने कहा कि जहाज बहिष्करण क्षेत्र में नहीं था और ब्रिटिश हमला काफी लापरवाह था। कुख्यात ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन ने गौछा शीर्षक से खबर चलाई जब उसने यह खबर अपने फ्रंट पेज पर दी। फिर भी कई लोगों ने तर्क दिया कि जहाज को डुबोना आवश्यक था और इससे ब्रिटिशों को बड़ा लाभ मिला, क्योंकि एक बार यह कार्रवाई हुई तो अर्जेंटीनी बेड़े का बड़ा हिस्सा बंदरगाह लौट आया और युद्ध में फिर से बाहर नहीं निकला, जिससे अर्जेंटीनी नौसेना का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया। जहाज के कप्तान हेक्टर बोंजो इस हमले में बच गए थे और 2003 में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री टीम को बताया था कि वह निषेध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, उससे दूर नहीं, और उन्हें आदेश था कि जो भी ब्रिटिश जहाज उन्हें मिले उस पर हमला करें। इससे यह अटकल खत्म हो गई कि जनरल बेलग्रानो अपने विनाश के समय बंदरगाह लौट रहा था, बल्कि इसके उलट होने की संभावना थी। जनरल बेलग्रानो के डूबने के 2 दिन बाद ब्रिटिश एचएमएस शेफील्ड अर्जेंटीनी बलों के मिसाइल हमले का शिकार हुआ, जिसमें 20 चालक दल के सदस्य मारे गए और 24 अन्य घायल हो गए। जहाज को बाद में छोड़ा गया, पर इसे तैरता रखा गया ताकि यह अर्जेंटीनी पनडुब्बियों का ध्यान खींचे जो शिकार तलाश रही थी, जिससे ब्रिटिश उन्हें निशाना बना सके। अंततः 10 मई को जहाज डूब गया, जब उसे एसेंशन द्वीप की ओर ले जाया जा रहा था। पिछले संघर्षों में अर्जेंटीना ने 20-30% विमान खो दिए, जो तब स्पष्ट हुआ जब उन्हें एहसास हुआ कि वे ब्रिटिशों को द्वीपों पर उतरने से रोकने में असमर्थ थे। यह साबित करते हुए कि जमीनी हमला पहले और तेजी से होगा, जमीनी बलों के कमांडर जनरल मारियो मेनेंडेज ने हवाई पट्टी की रक्षा के लिए अपने कई सैनिकों को स्टेनली शहर के आसपास केंद्रित किया। ब्रिटिशों ने पूर्वी फॉकलैंड के उत्तरी तट पर पोर्ट सैन कार्लोस के पास उतरने का निर्णय लिया ताकि नागरिकों और सैनिकों को हताहत होने से बचाया जा सके। ब्रिटिशों ने मई में उतरना शुरू किया। 21 मई को और अगले दिन सुबह तक उन्होंने संचालन के लिए एक क्षेत्र स्थापित कर लिया था। युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई गूज ग्रीन की लड़ाई थी, जो ब्रिटिशों के उतरने के 1 सप्ताह बाद 28 मई को शुरू हुई। गूज ग्रीन का हेमलेट फॉकलैंड द्वीपों पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान था, लेकिन इसे कब्जा करना विवादास्पद कदम था। ब्रिटिश आर्मी के ब्रिगेडियर जूलियन थॉम्पसन सरकार के दबाव में थे। उन्हें लगा कि छोटी लड़ाइयों में उलझने से स्टैनली में अर्जेंटीना से लोहा लेने की योजनाएं प्रभावित होंगी। सैन्य सलाहकारों ने यह भी कहा कि गूज ग्रीन को नजरअंदाज करने से ब्रिटिश सैनिकों के लिए मौत और चोट से बचकर बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। फिर भी यह निर्णय लिया गया कि उस बस्ती को फिर से कब्जे में लिया जाए, जिसकी रक्षा अर्जेंटीनी लेफ्टिनेंट कर्नल इतालो पियाजी और उनके 1200 सैनिक खाई में जमे हुए मोर्टार और तोपखाने के साथ कर रहे थे। ब्रिटिश टीम
टुपैरा को उस बस्ती पर कब्जा करने भेजा गया जिसमें लगभग आधे सैनिक थे। ब्रिटिश नेताओं को अपने सैनिकों की क्षमताओं पर भरोसा था और मानते थे कि आश्चर्य का तत्व उन्हें युद्ध जीतने में मदद करेगा। ब्रिटिश जानते थे कि कम संख्या और कठिन भूभाग की कमी के कारण युद्ध का मैदान उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। यह ज्यादातर हरे समतल खेतों से बना था, साथ ही पीट के दलदल भी थे, लेकिन पेड़ और अधिक वनस्पति नहीं थी। छिपना मुश्किल था और युद्ध के दौरान अक्सर मौसम गीला और हवादार रहता था। दोनों पक्षों ने नागरिकों को बचाने के लिए रात में हमला करने से मना कर दिया। 27 मई की रात को ब्रिटिश सैनिक बस्ती की ओर बढ़े, शोर मचाने से बचते हुए ताकि वे पकड़े न जाएं। उन्होंने सुबह हमला करने की योजना बनाई, लेकिन पता चला कि अर्जेंटीनी सैनिक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और अपनी रक्षा मजबूत कर ली थी। ब्रिटिश सैनिकों को प्रगति के दौरान 2 बार रोका गया, लेकिन इससे उन्हें केवल 3 घंटे का समय लगा और तत्काल किसी की जान नहीं गई। एक कंपनी को डार्विन हिल के नीचे पहुंचने और खाई में छिपे अर्जेंटीनी सैनिकों का सामना करने के कारण 1 और घंटे की देरी हुई। ब्रिटिश सैनिक गोलीबारी में फंस गए, जिससे कंपनी बी को सुरक्षा के अभाव में अपने स्थान से पीछे हटना पड़ा। दोनों यूनिट्स ने रक्षात्मक स्थान तलाशे। 2 पावर कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हर्बर्ट जोन्स ने स्थिति नियंत्रित करने और ब्रिटिशों को लाभ दिलाने के लिए एक छोटी खड्डी में आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस प्रयास का परिणाम केवल उनके पीछे चलने वाले 3 लोगों की मृत्यु हुई। जोन्स कुछ देर बाद गोलीबारी में घायल हुए और कुछ ही मिनटों में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। न अगले 5 घंटों तक दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी रही और ब्रिटिश का गोला बारूद कम पड़ने लगा। कंपनी ने अंततः डार्विन हिल पर रक्षकों को हराकर दोपहर 1 बजे के बाद क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया। इसके बाद वे बोका हिल की ओर बढ़े, जहां अर्जेंटीनी रक्षकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, पर ऑपरेशन अधूरा था। घूस ग्रीन की लड़ाई 40 घंटे चली, जिसमें 17 ब्रिटिश और 47 अर्जेंटीनी सैनिक मारे गए। सार्जेंट सर्जियो इस्माइल गार्सिया ने अकेले अपने सैनिकों को कवर किया जब वे डार्विन घूस ग्रीन ट्रैक से पीछे हटकर भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें मरणोपरांत अर्जेंटीनी नेशन 2 डुवेलर इन कॉम्बैट मेडल मिला। एक समय पर अर्जेंटीनी सैनिकों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गईं, लेकिन ब्रिटिश सेना की भारी तोपखाने की फायरिंग ने उन्हें क्षेत्र से भागने पर मजबूर कर दिया, जिसमें से कुछ उसी हेलीकॉप्टर से भागे जो उन्हें हाल ही में उनकी स्थिति पर उतार कर गया था। मेजर कीबल, जो अब लेफ्टिनेंट कर्नल जोन्स की मृत्यु के बाद टुपैरा की कमान संभाल रहे थे, और उनके सैनिकों ने अर्जेंटीनी स्थिति को घेर लिया था, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं किया गया था। सैनिकों की कम आपूर्ति के कारण उन्होंने सोचा कि शायद अर्जेंटीनी सैनिक आत्मसमर्पण कर देंगे, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। कीबल ने एक बैकअप प्लान बनाया था, जिसमें हेलीकॉप्टर और हथियारों को बुलाने का प्रावधान था अगर विपक्ष हार नहीं मानता। हालांकि अंत में उन्हें इसका उपयोग नहीं करना पड़ा। 29 मई को गूज ग्रीन में अर्जेंटीनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और उन्हें बंदी बना लिया गया। ब्रिटिश द्वारा कब्जा किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान माउंट केंट था, जो ईस्ट फॉकलैंड में स्टैनली से लगभग 5 मील पश्चिम में स्थित एक पहाड़ी है। ब्रिगेडियर जूलियन थॉम्पसन ने लिखा कि पहाड़ी पर ब्रिटिश सैनिकों की अनुपस्थिति से अर्जेंटीनी गश्ती दलों को कमजोर विमानों व सैनिकों पर हमले का मौका मिलता। उनके अनुसार गार्ड अंधेरे में भ्रमित होकर कमजोर हेलीकॉप्टरों और सैनिकों पर हमला कर सकते थे। ऑपरेशन एक आपदा बन गया होता। 29 मई से 30 मई की रात को अर्जेंटीनी कमांडर आंद्रे फेरेरो और उनके लोग पहाड़ी की ढलान पर एक ब्रिटिश एसएस यूनिट से मिले। इसके बाद की मुठभेड़ में एक अर्जेंटीनी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया और कई उपकरणों को छोड़ना पड़ा। 2 एसएस सैनिक झड़प में घायल हुए, किंतु यूनिट ने पहाड़ी पर कब्जा जमा लिया और अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली। अर्जेंटीना सेना द्वारा माउंट केंट पर कब्जे के बाद रॉयल मरीन और 19वें कमांडो रेजिमेंट रॉयल आर्टिलरी की टुकड़ियों को
इसे वापस लेने के लिए हेलीकॉप्टर से भेजा गया। लैंडिंग स्थल पर पहुंचते ही उन्हें रात में बंदूक और तोपों की आग चमकती दिखाई दी। उन्हें शीघ्र ही पता चला कि एक और युद्ध चल रहा था जिसमें एसएस सैनिक शामिल थे जो कुछ घंटे पहले ही पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि अर्जेंटीनी सैनिक क्षेत्र छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। ब्रिटेन ने माउंट केंट पर हुए संघर्ष में जीत हासिल की, जिसमें एसएस ने अगले दिन तक पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। एक जून को 5000 और ब्रिटिश सैनिक पहुंचे और एक नए कमांडर मेजर जनरल जेरमी मूर भी आए। इससे ब्रिटिश ने स्टेनली में अर्जेंटीनी सेना पर हमले की योजना शुरू की। योजना बनाते समय नौसेना बलों को अर्जेंटीना के प्रभावी हवाई हमलों से क्षति और विनाश का सामना करना पड़ा, जिसमें 8 जून को आरएफए सर गैलाहर्ड और आरएफए सर ट्रिस्ट्रम पर हमले में 56 लोगों की मौत और 150 घायल हुए। 11 जून की रात कई दिनों की टोही और रणनीति के बाद ब्रिटिश सेना ने स्टेनली शहर के आसपास की ऊंची जमीन पर हमला किया, जिसकी अर्जेंटीनी सेना द्वारा भारी सुरक्षा थी। नौसेना की तोपों की सहायता से 3 कमांडो ब्रिगेड के सैनिकों ने माउंट लॉन्गेडन, हैरियट और 2 सिस्टर्स माउंटेन पर कब्जा कर लिया, जिससे अर्जेंटीना की द्वीप के ऊंचे स्थानों पर फिर से कब्जा करने की योजना विफल हो गई। माउंट हैरियट की लड़ाई में 2 ब्रिटिश और 18 अर्जेंटीनी सैनिकों की मौत हुई। माउंट लॉन्गडन पर संघर्ष सबसे कठिन था, क्योंकि ब्रिटिश सैनिकों को राइफल, मोर्टार, तोपखाने और स्नाइपर की गोलीबारी के बीच डटे रहना पड़ा। इस लड़ाई के दौरान 14 लोग मारे गए जब एचएमएस ग्लैमरगन को एक फ्रेंच एंटी-शिप मिसाइल ने मारा, जिसे अर्जेंटीनी नौसेना तकनीशियनों द्वारा लिया गया था। ट्रेवर ब्रैडशॉ, पैरा तीसरा के हिस्से के रूप में माउंट लॉन्गडन की लड़ाई में शामिल, ने कहा, यह पूरी तरह अफरा तफरी थी, जहां मित्र और दुश्मन तोपखाने की गोलीबारी हर जगह गिर रही थी। उदाहरण दोनों पक्षों ने पूरी रात भीषण लड़ाई की और इसके परिणाम स्वरूप भारी नुकसान उठाया। लेकिन कठिनाइयों के बावजूद ब्रिटिश विजयी हुए। 13 जून को योजना के अगले चरण को लागू किया गया, जब 2 पैरा ने ब्लूज और रॉयल्स कैवेलरी रेजिमेंट की मदद से वायरलेस रिज पर नियंत्रण कर लिया, जिसकी कीमत 3 ब्रिटिश और 25 अर्जेंटीनी जानों के रूप में चुकानी पड़ी। स्कॉट्स गार्ड्स ने माउंट टम्बलडाउन को सुरक्षित किया, जिसमें 10 ब्रिटिश और 30 अर्जेंटीनी सैनिक मारे गए। फिर भी ब्रिटिश सफल रहे, और अब जब स्टैनली के बाहरी हिस्से की रक्षा ढह चुकी थी, शहर के भीतर अर्जेंटीनी प्रतिरोध भी कमजोर पड़ने लगा था। माउंट विलियम पर एक गोरखा इकाई ने देर रात पहुंचकर पाया कि अर्जेंटीनी चौकियां खाली छोड़ दी गई थीं। 14 जून को युद्ध विराम की घोषणा हुई और उसी रात मार्गरेट थैचर ने संसद में बताया कि अर्जेंटीनी सैनिकों के आत्मसमर्पण पर बातचीत जारी है। युद्ध के दौरान शांति प्रयासों के बावजूद वे सफल नहीं हो पाए। अर्जेंटीना ने ब्रिटेन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसका उल्टा भी हुआ। 18 मई को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रस्ताव रखा कि एक संयुक्त राष्ट्र प्रशासक दोनों सेनाओं की पारस्परिक वापसी पर नजर रखे। दोनों देश समझौते का प्रयास कर द्वीपों की प्रतिनिधि संस्थाओं की मदद से द्वीपों का संचालन कर सकते थे। अंततः ब्रिटेन ने द्वीप की संप्रभुता पर भविष्य की वार्ताएं संयुक्त राष्ट्र के तहत करने का सुझाव दिया, पर अर्जेंटीना ने इसे अस्वीकार कर दिया। फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटिश ने साउथ सैंडविच द्वीपों पर फिर से नियंत्रण किया। युद्ध समाप्त हुआ, परंतु बिना कीमत चुकाए नहीं। ब्रिटिश ने 255 जानें गंवाई, जबकि 775 सैनिक घायल हुए और 107 को अर्जेंटीना के सैनिकों ने बंदी बना लिया। उन्होंने 2 विध्वंसक, 1 कंटेनर जहाज सहित कई जहाज और 24 हेलीकॉप्टर व 10 विमान खो दिए। इसके अलावा द्वीप पर गोलाबारी के दौरान 3 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि अर्जेंटीना के नुकसान कहीं अधिक थे। 649 लोग मारे गए,
1657 घायल हुए और 11,300 से अधिक को बंदी बनाया गया। हालांकि संघर्ष समाप्त होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने 25 हेलीकॉप्टर, एक पनडुब्बी और 35 लड़ाकू विमान सहित अपने उपकरणों का बड़ा हिस्सा खो दिया। फॉकलैंड्स युद्ध विवादास्पद रहा, परंतु मार्गरेट थैचर और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ का मानना है कि यह जीत प्रधानमंत्री के कार्यकाल का निर्णायक क्षण थी। इसके अलावा कंजर्वेटिव पार्टी ने अगले आम चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह पहली बार था जब उसने इस तरह से जीत दर्ज की थी, जो 1945 के बाद पहली बार हुआ। युद्ध को खुद ब्रिटिश जनता का भारी समर्थन मिला और इसने उस समय मनोबल को बढ़ाया जब कई ब्रिटिश नागरिकों को लगा कि उनका देश अब दुनिया में प्रभाव नहीं रखता और घटते उद्योगों और आर्थिक कठिनाइयों के कारण समय कठिन था। हालांकि सभी परिणाम बुरे नहीं थे। फॉकलैंड्स युद्ध की विफलता के साथ अर्जेंटीना की हंटर सरकार कमजोर होने लगी और 1983 में लोकतंत्र को बहाल किया गया, जब 30 अक्टूबर को आम चुनाव आयोजित किया गया। रेडिकल सिविक यूनियन के रेउल अल्फोंसिन ने चुनाव जीता और 1990 तक अर्जेंटीना के 84वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इस बीच फॉकलैंड द्वीपों के निवासियों को 1983 में पूर्ण ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त हुई और क्षेत्र में अधिक निवेश किया गया, जिससे उन्हें बेहतर जीवन स्तर और मजबूत अर्थव्यवस्था मिली। साल 1985 और 2009 में नए संविधान लागू हुए, जिन्होंने फॉकलैंड के नागरिकों को विकेंद्रीकृत शक्तियां दी। यह लड़ाई केवल 10 सप्ताह तक चली, लेकिन बेहद भयंकर थी। हालांकि संप्रभुता पर बहस अभी तक सुलझी नहीं है। 1989 तक अर्जेंटीना और ब्रिटेन ने एक संयुक्त बयान द्वारा अपने संबंधों को पुनः स्थापित किया। अर्जेंटीना अभी भी यह मानता है कि उसका द्वीपों पर दावा है। 2013 में द्वीपवासियों ने जनमत संग्रह में ब्रिटिश क्षेत्र बने रहने के पक्ष में मतदान किया, परंतु अर्जेंटीना ने इसे खारिज कर दिया। कई लोगों के लिए यह मुद्दा अभी भी अनसुलझा है।